Close your eyes and start Omkar. Sairam. Sairam ma'am. Sairam Raj. चलिए, आज आपके पास एक मैसेज पहुंचा होगा, है ना? डिबेट का यस सब्जेक्ट, मैम। डिबेट का सब्जेक्ट पहुंचा होगा। क्या था डिबेट का सब्जेक्ट में? एक बार फिर से यहाँ से, कोरोना काल में सबका विकास ही हुआ है। ओके, यस मैम। ये आपके पास सब्जेक्ट पहुंचा है, सब्जेक्ट इनरिचमेंट से जुड़ा हुआ है। और अभी तो मैं क्लास ले रही हूँ, आज का समय है, कल से शुरू किया जाएगा। तो आप लोग जो सब एक मुझे सुटेबल टाइम बताएंगे, थर्सडे और फ्राइडे, 2 दिन के अंदर 100% पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मतलब ये सब्जेक्ट इनरिचमेंट में है। ओके, तो ये आपको सबको तैयार करना है डिबेट। डिबेट में आप पक्ष में और विपक्ष में दोनों में बोलेंगे, जिसमें भी आपको बोलना है। सबका विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है तो किस दिशा में विकास हुआ है। यदि बोल रहे हैं कि सबका विकास नहीं हुआ है, तो किन किन दिशाओं को आप चुनेंगे। समझ आ रहा है ना? आपको मैं गाइड कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आप उसमें से कोरोना काल में सबका विकास हुआ है। कोरोना काल में आप मानते हैं हाँ सबका विकास हुआ है, धीरे 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 कैसे चेंजेस आए हैं लाइफ स्टाइल में, उसमें हमने किन किन चीजों को बेहतर किया है अपनी लाइफ। ऐसा नहीं है कि हम घर के अंदर कैद हैं तो हमारा विकास नहीं हुआ है, हमने किस क्षेत्र में विकास कर लिया, वो सोचना होगा तो पक्ष में हो जाएगा। और मान लीजिए कि आप कहेंगे नहीं कि सबका विकास नहीं हुआ है, कुछ ही लोगों का विकास हुआ है, तो फिर क्या होगा? तब आप क्या करेंगे? है ना? सबका विकास हुआ है नहीं हुआ है, ये बात आप बताएंगे। ठीक है, अभी भी कोई ऐसा बच्चा, क्योंकि पॉइंट्स में इसलिए नहीं बताऊंगी कि आपको उस दिशा में सोचना है। ठीक है ना? तो बताइए, आप किसी को भी ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी मुझे समझ नहीं आया है टॉपिक? ठीक है ना? चलिए बताइए, सब्जेक्ट सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है ना? यस मैम। यहाँ पर एक और स्टूडेंट है, उसके साथ भी मुझे थोड़ी बात करनी पड़ती है ना? चलिए, तो मुझे बताइए, किसी को ऐसा लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में मैं कहाँ कैसे करूं? क्योंकि मैं आप लोगों को इतना हिंट करना चाहती हूँ कि ये सब्जेक्ट इनरिचमेंट में भी रहेगा, तैयारी के दृष्टिकोण से मैं इसलिए आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये सब्जेक्ट इनरिचमेंट में तो सब बच्चों के नंबर जाएंगे। ये जितनी भी एक्टिविटी होंगी सब बच्चों के नंबर सब्जेक्ट इनरिचमेंट में जाएंगे, जिस हिसाब से किया जाएगा।
उसके बाद मैं पक्ष और विपक्ष के बच्चों को इसमें से 8th में से चुन लूंगी, 8वीं में से भी चुने जाएंगे, सारे बच्चे चुन लिए जाएंगे। फिर एक दिन आपकी डिबेट होगी एक मंच पर ऑनलाइन, जिसका बेस्ट होगा उसको चुन लिया जाएगा, ठीक है ना। इससे 2 एक्टिविटी आपकी हो जाएगी, सब्जेक्ट एनरिचमेंट भी हो जाएगा, प्लस आपका जो आपकी एक्टिविटीज होते थे हिंदी से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कविता पाठ होता था, डिबेट होती थी, भाषण होता था। तो अब एक एक करके ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट का भी काम हम लोगों ने इस तरीके से सोचा है, सर के साथ डिस्कस किया है कि सब्जेक्ट एनरिचमेंट प्लस एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी का ई सर्टिफिकेट आप लोग तक पहुंच जाएगा। नहीं पहुंचेगा, आराम से पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सर से इस बात की चर्चा भी करेंगे कि आपको ई सर्टिफिकेट मिल जाए। ओके, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, तो आपको तैयारी उसी दृष्टिकोण से करना है कि सब्जेक्ट एनरिचमेंट का भी आपका काम हो जाए, प्लस आप सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है ना, प्लस आप सिलेक्ट हो जाएं। सभी लोगों से मैं यही बोलना चाहूंगी कि दोनों काम आपको करना है। ऐसा नहीं सोचना आपको कि केवल हमने सिलेक्ट बोल दिया सब्जेक्ट एनरिचमेंट में जो भी नंबर मिलना है मिल जाएगा। देखिए, पैरामीटर्स भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से पैरामीटर्स रहेंगे कल मैं पैरामीटर्स में, जैसे कुछ पैरामीटर्स तो आप लोग भी जानते हैं, जैसे आपका सब्जेक्ट, जो आपको सब्जेक्ट दिया है, क्या आप उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। हाँ, आपको थोड़ा सा और मैं हिंट कर देती हूँ डिबेट के लिए। डिबेट में आपको ध्यान रखना है कि उन्हीं उदाहरणों के बारे में चर्चा करनी है हमको जो रियल है, इमेजिनेशन नहीं करना है, जो रियल है। डिबेट में आपको वही उदाहरण देने पड़ते हैं, उन्हीं पूरी डिबेट एग्जाम्पल के द्वारा आप प्रूफ करेंगे अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट आप कैसे प्रूफ कर पाएंगे डिबेट में? कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। और एग्जाम्पल कैसे होंगे? एग्जाम्पल ऐसे नहीं होंगे कि एग्जाम्पल में आप इमेजिनेशन कुछ भी कर दो, नहीं, रियल होना चाहिए। एग्जाम्पल रियल होते हैं डिबेट में। अब और क्लियर हो गया? तो मैं अब आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कल मुझे टाइम बताएंगे कि मैं कितने बजे मीटिंग डिसाइड करूं जब मैं आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट लेना शुरू करूं। बोलिए। मैम 5 PM। 5 PM? नो मैम। 5 o'clock ना? नो मैम, खेलने जाना। नो मैम, खेलने नो जाना मैम, रहता है। 5 नो मैम, हम खेलने जाते हैं। नो मैम। अच्छा, 5 o'clock खेलने जाते हैं आप लोग? 7 मैम। यस मैम। यस चलिए मैम। next, एक दूसरा टाइम। मैम आप 7 बजे देख लीजिए मैम। मैम 4। नो मैम। 6:30 मैम 4। मैम 6:30 नहीं मैम, यूथ पार्लियामेंट की मीटिंग रहती है मैम। तो अच्छा, यूथ पार्लियामेंट 6:30 मैम आप सुबह ही तो ले लीजिए। सुबह कितने बजे ले लूं? अच्छा, सुबह लेना हो तो कितने बजे? मैम 11 बजे। 11 बजे। लेकिन 11 बजे कल कहीं ऐसे हमारी मीटिंग हुई तो भी ठीक है। मैं कल थर्सडे है ना, ठीक है, कल हम 11 बजे कर लें शेड्यूल, क्योंकि हमें 2 दिन करना पड़ेगा। यस मैम। थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन हम 11 बजे कर लें। यस मैम। ठीक है, 2 days में हमारा डिबेट हो जाएगा। 3 minutes मैक्सिमम है आपके, है ना। तो पैरामीटर्स भी हमने बता दिए। अभी भी किसी को कोई डाउट? बोलिए। नो मैम। नियति कुछ? अच्छा चलिए, ठीक है, हम अपना नेक्स्ट लेसन पढ़ना चाहते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। हमारे भारत में फिल्म बन रही थी, लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम बोलती हुई फिल्म बनाए। मूक मैम फिल्में बनती क्वेश्चन थी। आंसर थे आज तो। इसके यस मैम। मैंने बोला था कि क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लीजिएगा।
क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए थे उस दिन। यस मैम, आपने दीक्षा ऐप पर दिखा दिए थे। नहीं नहीं कुछ ठीक है, तो अभी ये वाला लेसन भी हो जाने दो, हम नेक्स्ट उसमें कर लेंगे, दोनों लेसन के एक साथ कर लेंगे। दीक्षा ऐप और उन सबसे तो आज भी कर लेंगे हम। पार्ट्स पर आधारित प्रश्न तो डिस्कस हो गए थे बहुत सारे। चलिए, तो ये पार्ट हम ऐसे पढ़ेंगे कि कैसे, ठीक है ना। ऊपर बड़ा अच्छा, तो यहाँ पर कैसे टेक्नोलॉजी विकसित हुई हमारी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी नहीं आया है तो एक बार फिर से जाना पड़ेगा वापस। साईराम मैम। ये साईराम, अरे मैम लेट हो गया। आपने लेट ज्वाइन किया अखिल? एक्चुअली मैम मैं थोड़ा लेकिन सो अखिल रहा लेट था। 5, हाँ मैं सो रहा था मैम, वो थोड़ा सा। अब तो मैंने बहुत सारा कुछ बता दिया है, बहुत कुछ बता दिया। अभी मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगी। एक वो कहावत है ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। वो किस्सा कर रहे हैं आप। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको हमारी? यस मैम। यस यस मैम। ओके, चलिए अभी आएगी। आज आज नेटवर्क बहुत इश्यू बना हुआ है, हम वेट कर लेते थोड़ी देर। तो ये पाठ भी ऐसा ही है जहां पर बताया गया है कि कैसे भारत के फिल्म जगत में टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, और टेक्नोलॉजी जब विकसित हुई तो फिर कैसे अलग अलग हमारे वो हुए, उनमें क्या क्या फिर बदलाव आते गए, है ना। फिर कैसे कैसे उनमें बदलाव आए, ये सब भी वहां पर देखने को मिलेंगे। ये पार्ट ज्यादा वैसा नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी इसे एक सामान्यतः जानकारी दी गई है, लेकिन जानकारी के साथ साथ एक बहुत एक पेज विचारात्मक नंबर प्रश्न भी बता है इसके दीजिए। साथ में। हाँ, पेज नंबर बता दीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? पेज नंबर बता दीजिए। क्या पेज नंबर बता दें हम आपको? किसका इसी का। किसका पेज नंबर बता दें हम? हाँ किसका बताइए ना। मैम, जब मैम जो 8/11 जब सिनेमा, ओके मैम मिल गया। जब सिनेमा ने बोलना थी था, क्या मिल गया? हम पेज नंबर बताएंगे बेटा, आप सोचो। अब देखिए कि हम बात करेंगे आप लोगों से पहले, इस पार्ट को हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम, या चलो ये जब तक खुल रहा है तब तक हम डिस्कस करते हैं, ओके। खुल जाएगा तो ठीक है। देखिए, पहले समय में जो हमारी फिल्में बना करती थी, उन फिल्मों में एक विशेष प्रकार की बातें होती थी, आज भी हैं, लेकिन जब सिनेमा जाते ने थे। बोलना सीखा। लेखक प्रदीप तिवारी। इस पाठ के लेखक प्रदीप तिवारी जी ने सिनेमा जगत में आए परिवर्तन को उजागर करने की कोशिश की है और भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का वर्णन किया है। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश ये आलम आरा फिल्म का विज्ञापन था, ये विज्ञापन था आलम आरा फिल्म का, कि वे सजीव हैं। पहले जो हमारे यहाँ फिल्में बनती थी वो कैसी होती थी? मूक होती थी, उनमें आवाज नहीं होती थी। तो जितनी भी हम कल्पनाओं से या जितना हम एक्शन से समझ पाते थे कि क्या मैसेज आ रहा है उसमें, वो हमें क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन जब पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा, उसका विज्ञापन यही दिया गया, वे सब सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। आपने देखा होगा पहले जो कार्टून चलते थे, कार्टून में आवाज नहीं होती थी सिर्फ। आपने कभी चार्ली चैपलिन देखी है? कार्टून चार्ली चैपलिन के देखे हैं? मैम देखिए।
मतलब कम से कम हम 4 बार आवाज लगाते तब कोई एक बच्चा रिप्लाई करता है। मैंने बोला आवाज आ रही है, नो रिप्लाई। इसका मतलब ये होता है कि पास कुछ भी नहीं जा रहा है। मुझे तो मैम अभी नहीं आ रही थी आपकी आवाज। मैम आपकी वीडियो और ऑडियो दोनों फ्रीज हो गया था। यस मैम, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। यस मैम, मुझे भी नहीं आ रही थी। यस मैम। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आ रही है आपको आवाज? यस मैम, अब आ रही है। यस मैम, अब आ रही है। अच्छा देखिए, एक बार मैं फिर से वीडियो ऑन करती हूँ। तो ये जो दिया हुआ है वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, शत प्रतिशत बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते और बातें करते देखो। इसमें क्या है, ये आलम आरा जो फिल्म है उसका विज्ञापन है। ये इस फिल्म का विज्ञापन है, क्योंकि इससे पहले हम जो मतलब हमारी जो फिल्में बनती थी, हमारे देश की सबसे पहली फिल्म थी, कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। तो ये सब मूक फिल्में थी। हाँ बोलिए। तो ये सब जो फिल्में थी, इन फिल्मों में आवाज नहीं होती थी, और दर्शक जिन फिल्मों को देखकर कुछ बॉडी लैंग्वेज से, कुछ उनके फेस एक्सप्रेशन से हम उनकी सांकेतिक भाषा को समझकर उसमें क्या मैसेज है ये जानते थे। तो ये पूर्णतः क्या होता था, ये पूर्णतः 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी, क्योंकि हर एक व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। अब जैसे मान लीजिए किन किन बच्चों ने चार्ली चैपलिन की मूवीज देखी हुई है? चार्ली चैपलिन की मैम एक एपिसोड देखा था। हाँ, उसमें आपने देखा कहीं पर भी मतलब लिपसिंग बर्निंग वर्ड्स नहीं है, और उससे हम अपने मन से ही, या हम उनकी बॉडी लैंग्वेज से, या उनके एक्सप्रेशन से, या फिर उनके काम करने के तरीके से हम अपना अनुमान लगाते हैं। लेकिन जब पहली फिल्म बनी आलम आरा, तो उसका विज्ञापन इस तरीके से। इसकी पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। माने आलम आरा कब हुई? आलम आरा पहली बार प्रदर्शित हुई आलम आरा 14 मार्च 1931। हाँ, 14 मार्च 1931। कहते हैं ना कि कोई भी घटना इतिहास बन जाती है जब कुछ अनोखा और अलग होता है। बहुत सारी घटनाएं, आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, ओके ओके। तो इतिहास बन जाती है जब बहुत, हम कहते हैं ना ये हमारा इतिहास है, ये हमारा इतिहास है, ये माने कुछ अलग घटकर घटनाएं जो होती हैं, या कुछ नया घटित होता है, तो वो हमारे लिए इतिहास बन जाता है। तो हमारे भारतीय इतिहास, सिनेमा जगत के इतिहास में 14 मार्च 1931 को ये आलम आरा जब प्रदर्शित हुई, तो एक नया इतिहास बना। इसी दिन पहली बार भारत में देश की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा प्रदर्शित हुई। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे हाँ, पहली फिल्म आलम आरा बनाने वाले जो फिल्मकार थे अर्देशर एम ईरानी। इनका नाम आज भी याद रहता है क्योंकि एक ऐतिहासिक घटना थी उस दिन। अर्देशर एम ईरानी। अर्देशर ने 1929 में की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी, और उसी फिल्म की प्रेरणा पर पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को, तो उन्होंने कब, ये कहते ना कोई भी व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो कहीं ना कहीं से प्रेरित होता है। कोई भी व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो कहते ना कहीं से भी वो प्रेरित होता है। तो अर्देशर जो थे एम ईरानी जी, उन्होंने 1929 में
हॉलीवुड की एक मूवी देखी शोबोट, और उस मूवी को देखकर वो प्रेरित हुए और उन्होंने पारसी रंगमंच के एक नाटक को, ये किसकी आवाज आ रही है, किसका माइक ऑन है? नियति। साईराम, किसका? नियति माइक ऑफ करो बेटा। चलिए। आधार बनाकर उन्हें अपनी बोलती फिल्म बनाई। इस इंटरव्यू देखिए, अर्देशर एम ईरानी ने जो पारसी रंगमंच का एक नाटक था उसको उन्होंने आधार बनाया और ये बोलती फिल्म में अर्देशिर ने बताया था कि उनके पास कोई संवाद लेखक, गीतकार, संगीतकार नहीं थे। अब देखिए, क्योंकि फिल्म बोल नहीं रही है, तो इससे पहले उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनके पास ना तो कोई गीतकार थे, क्योंकि गीत ही नहीं होते थे, गीत नहीं होते तो संगीत भी नहीं होता था, संगीतकार भी नहीं थे, गायक भी नहीं थे। देखिए कि कोई भी नई चीज को लाने के लिए कितने सारे चैलेंज होते हैं, कितने सारे चैलेंज होते हैं। उन चैलेंज को कंप्लीट कर, मतलब हम क्या सोचते हैं, हम किसी चीज से प्रेरित हुए। देखिए, ये फिल्म की बात हो रही है, लेकिन फिल्म के माध्यम से क्या क्या चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि मान लीजिए हम किसी से प्रेरित हो गए, लेकिन उसमें क्या क्या चैलेंज आने हैं वो भी हमें ध्यान रखना है। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में यही बताया था कि फिल्म बनाने के लिए जो हमने सोचा, तब ना हमारे पास गीतकार थे, न संगीतकार थे, न म्यूजिक था, कोई भी नहीं था। फिल्म के संगीत में सिर्फ तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। मतलब तीन ही वाद्य यंत्र प्रयोग किए गए, हारमोनियम, तबला और वायलिन। मूक युग की अधिक अब देखिए क्या था कि पहले जो फिल्में बनती थी उनमें साउंड नहीं था, तो कभी भी उनकी शूटिंग हो जाया करती, शूटिंग उनकी कभी भी हो जाया करती। लेकिन जब उसमें म्यूजिक आना है, आवाज आनी है, तो इतना ज्यादा, अभी जितनी टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा हो गया है, वैसी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। अब उस समय बाहरी आवाजें ना आए रिकॉर्डिंग में, उन सबको भी ध्यान रखना होता था। तो देखिए, कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जिन जिन चीजों की व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती जाती है, वैसे ही वैसे व्यक्ति उनका आविष्कार भी करता जाता है। तो कृत्रिम लाइट की व्यवस्था की गई आला मारा की, क्योंकि दिन में करेंगे तो साउंड प्रॉब्लम होगा, इसलिए रात में दिन के सीन कैसे फिल्माए जाएंगे, तो उसके लिए कृत्रिम लाइट की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था की गई। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए पढ़ना भी है, सब गाना भी है, म्यूजिक का भी ज्ञान होना है। तो क्या हुआ कि बहुत संगीतकार, गायक, इन सब की भी आवश्यकता पड़ी। तो ये लोग भी खोजे गए, मैंने नए कलाकारों का एंट्री हुई फिल्म जगत में, जो पढ़ सकते थे, डायलॉग बोल सकते थे, एक्टिंग कर सकते थे और गाना गा सकते थे। तो इस तरीके से एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। और खुद अर्देशर एम ईरानी ने 150 से ज्यादा मूक फिल्में बनाई थी, और उसके बाद शायद और 150 लगभग 100 बोलती फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। जो आलम आरा फिल्म की अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी माने काल्पनिक, इसमें कोई मतलब कोई स्टोरी वैसी नहीं ऐसी कि मतलब रियल हो, कुछ वैसा नहीं था, सिर्फ काल्पनिक थी, काल्पनिक थी।
और इसमें भाषा जो थी हिंदी और उर्दू दोनों मिलाकर हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। सिनेमा जगत ने हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। अब गीत, संगीत और नृत्य भी आ गया, है ना, नृत्य का भी इसमें समावेश हुआ। इस फिल्म की नायिका जुबैदा थी और नायक विठल थे। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी, इसलिए चयन करने के बाद भी उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। अब क्या हुआ, इस फिल्म के जो नायक थे विठल को उर्दू बोलने में प्रॉब्लम आती थी। पहले उनको चुन लिया गया उस फिल्म के लिए, बाद में जब उन्हें हटाया गया तो उन्होंने एक केस कर दिया और लेकिन अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विठल मुकदमा जीते और इसकी पहली फिल्म के नाम बने। कटी आ रही है। कि मेरे पास इसके अलावा आलम आरा में अखिल, हो सकता है कि आपके यहाँ नेटवर्क इशू हो, आवाज यदि यहाँ से खराब होगी तो मुझे भी गड़बड़ आएगी। अच्छा, कितने बच्चे कह रहे हैं कि इसकी आवाज कटी कटी आ रही है? मैम मुझे भी आ रही है। मुझे भी आ रही है। मुझे भी आ रही है। अच्छा चलिए, मुझे भी आ रही है, वो छोड़ दो। जिसे क्लियर सुनाई दे रही है वो बोले। किसी को भी क्लियर सुनाई दे रही है? मैम मुझे क्लियर सुनाई दे रही है। मैम मुझे भी क्लियर सुनाई दे रही है। हाँ, तो नेटवर्क देखो अपना, जहाँ पर नेटवर्क अच्छा आता हो वहां बैठकर क्लासेस लिया करो। सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। मतलब इसमें बहुत बड़े बड़े जो फिल्म जगत के पिलर कहे जाते हैं, स्तंभ कहे जाते हैं, वो भी इस फिल्म के भागीदार थे, जो आगे चलकर फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 ये फिल्म 14 मार्च को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी। इसका सिनेमा में सबसे पहले को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म देखने भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। 10,000 फुट लंबी थी ये और 4 महीने की कड़ी मेहनत से इसको तैयार किया। अर्देशीर बहुत विनम्र थे। देखिए, लेखिका बोल रही है कि अर्देशीर बहुत मतलब विनम्र। लेखिका क्या है, इनका इंटरव्यू लेने के बाद ये हुआ था, बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। जब आलम आरा को पूरे 25 वर्ष हो गए तब उन्हें सम्मानित किया गया और सम्मानित करते समय उनको क्या कहा गया, भारतीय समाज फिल्मों का पिता। मतलब विनम्र थे और उन्हें उपाधि क्या दी गई, भारतीय समाज फिल्मों का पिता कहा गया। लेकिन जब इनको ऐसा बोला गया तब उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, देखिए बहुत ही सुंदर, जो हर एक व्यक्ति को प्रेरित करता है। आलम आरा के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित कर जब भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया तो उन्होंने कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने हिस्से का, जो अपने हिस्से की जिम्मेदारी होती है, अपने हिस्से का कर्तव्य किया है। मैंने समाज और देश की प्रगति में मेरा एक हिस्सा है वो। इतने साधारण शब्दों में उन्होंने इस बात को बताया कि मैंने ऐसा कोई विशेष काम नहीं किया है, समाज और देश की प्रगति में मेरे हिस्से का योगदान है, वो मेरे हिस्से का योगदान है। तो समझ लीजिए वो क्या समाज को संदेश देना चाहते थे। हर एक व्यक्ति के लिए जो भी वह कार्य करता है, यदि उसकी प्रशंसा की जा रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अहंकार से भर जाए, बल्कि उसे ये समझना चाहिए कि मैंने जो कार्य किया है वो मेरा देश के प्रगति में, देश के समाज के प्रगति में मेरा योगदान है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है।
आलम आरा के बाद आरंभिक बोलती फिल्मों के दौर की फिल्मों में कई अभिनेता और गायक बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। देखो पहले तो क्या हुआ, हिंदी उर्दू भाषाओं पहले रंगमंच होता था, रंगमंच। तो रंगमंच में क्या होता था, रंगमंच में बहुत सारे गायक थे, बहुत सारे नायक और नायिकाएं थी। तो वहां पर क्या था, पहले तो नायक मतलब पुरुष ही फिल्म जगत में थे, वही मेल और फीमेल दोनों रोल किया करते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उनको रंगमंच के बाद यहाँ पर भी उनको अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक अवसर प्राप्त हुआ। का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक भाषा की जन प्रचलित भाषाओं की शुरुआत हुई। हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन, देखिए यहाँ पर बोलचाल की भाषा, खड़ी हिंदी नहीं, खड़ी हिंदी का भी प्रयोग हुआ, लेकिन क्या हुआ कि बोलचाल की भाषा का प्रयोग अधिक हुआ, जिससे उस स्तर के लोगों को समझ में आए और फिल्मों में बेहतर होकर उभरने का में गायक बड़े पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं की शुरुआत हुई। देह और तकनीक माने बॉडी लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी से जो भी कराई जाती थी, उसके अलावा अब ये चीजें बढ़ना हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन, अब देखिए दैनिक और सार्वजनिक जीवन की परिदृश्य उसमें झलकने लगी। यहीं पर बात शुरू होती है, यहीं पर बात शुरू होती है कि हमारे प्राचीन सिनेमा, आवाज आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमारा अच्छा एक बच्चा बोल देगा तो जब चलेगा, सारे लोग बोलेंगे तो टाइम देता। अब देखिए हमारा प्राचीन सिनेमा हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की झलक दिखाई देती थी। उसमें हमारे उनमें प्यार दिखाए जाते थे, रिश्ते नाते दिखाए जाते थे, ईश्वर की भक्ति दिखाई जाती थी, त्योहारों का महत्व दिखाया जाता था। सभ्यता और संस्कृति को परिलक्षित करते थे, परिलक्षित करते थे वो लोग। अरे हमारा प्राचीन सिनेमा पूरी तरीके से हमारे सार्वजनिक और दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ, जहां पर हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति परिलक्षित होती थी। लेकिन आज सिनेमा का जिस तरीके से फुहरता, कई जिसको हमारे यंगस्टर्स माने युवा उन्हें रोल मॉडल मानते हैं, उनके जैसा दिखना चाहते हैं, उनके जैसा आउटफिट पहनना चाहते हैं, ड्रेस पहनना चाहते हैं, तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। कहीं पर भी किसी भी, ये किसकी आवाज आती है? साई राम, आवाज आ रही है मेरी? साई राम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये एक बीप सुनाई देता है, ऐसे लगता है कि मैं लीप कर गई, कोई गड़बड़ हो तो जरूर नहीं है यहाँ पर। तो भारतीय संस्कृति में जितना भी था, त्योहार थे, परिवार थे, खेत खलिहान थे, किसान थे, घर के अंदर रिश्ते नाते थे, रिश्ते नातों में बहुत सारे और भी अन्य सदस्य थे, दादा दादी थे, चाचा थे, ताए, उनके भाई बच्चे थे। तो ये सब चीजें उससे हम देखते थे। और कहते हैं ना कि देखने से सुनने से मन पर प्रभाव पड़ता है। और आज हमारे क्या हो गया है, आज ये सब फिल्मों में दिखाया ही नहीं जाता। कुछ कुछ सामाजिक विषयों को लेकर फिल्में आज भी बनाई जाती हैं, ऐसा नहीं है। कुछ सामाजिक समस्याएं होती है, सामाजिक कुरीतियां होती हैं, सामाजिक जो बुराइयां होती हैं, उनको लेकर कुछ मूवियां बनाई जाती हैं आज भी, परंतु उनकी कल्पनाएं इतनी अधिक हो जाती हैं कि व्यक्ति उस कल्पनाओं में घुसकर रियलिटी को भूल जाता है, वास्तविकता को भूल जाता है। हजारों करोड़ों रुपयों के उसमें दृश्य सेट बनाए जाते हैं, तो वहां पर एक आम जन से कैसे उसे जोड़ा जा सकता है? इतनी महंगी महंगी गाड़ियां दिखाई जाती हैं उसमें, तो आम जनता पर
कैसे प्रभाव पड़ेगा, वो भी उस चकाचौंध की दुनिया की ओर भागने की कोशिश करता है। हो सकता है कि वो गलत उसमें भी पड़े। तो भारतीय सिनेमा को सबसे पहले हमें अपनी संस्कृति से जोड़ना चाहिए, उन मुद्दों से जोड़ना चाहिए जो सामाजिक मुद्दे, उन मुद्दों से जोड़ना चाहिए। परिधान, पहले हमारे जितने भी परिधान होते थे हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े होते थे, उनमें दिखाए जाते थे, लेकिन आज बहुत ही पूर्णता का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरा। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को बोलती सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। अब देखिए कौन थे भारतीय सिनेमा जगत के पिता, कौन थे? फाल्के, दादा फाल्के कहा जाता है। लेकिन बोलती फिल्म के जनक कौन थे? अर्देशीर एम ईरानी। लेकिन फाल्के ने भी ये नहीं कि उन्होंने भी इनके उसको क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। बहुत उपसर्ग प्रत्यय हैं, इस पाठ में भी बहुत उपसर्ग प्रत्यय हैं। जैसे भाव शब्द में आ उपसर्ग लगने से नया शब्द बना अभाव। अभाव नहीं, अभाव होता है, ये गलत है। इसी तरह योग शब्द में सु उपसर्ग लगने से नया शब्द बना सुयोग। ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सज्जन शब्द में ता प्रत्यय लगने से नया शब्द बना सज्जनता। धर्म शब्द में एक प्रत्यय लगने से नया शब्द बना धार्मिक। आइए अब पाठ में आए कुछ उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्दों को देखते हैं। चलिए देखते हैं ये तो पूरा वहां पर है, इसमें देखते हैं इसकी एक्सरसाइज आ जाते हैं। तो देखते हैं कुछ है इसकी एक्सरसाइज, नहीं तो फिर चलिए मैं वापस, हाँ आया तो सही, अपलोड हुआ। मैं वापस इस पर आ रही हूँ मीट पर। चलिए इस पाठ के जो वो हैं, साई राम। यस मैम। इस पाठ के जो यस मैम। हाँ, इस पाठ की जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही सरल है, आप लोग खुद ही करिएगा, तो हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है, तो हम क्या करते हैं कि हम लेसन 10 की एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओके, लेसन 10 की हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलिए तो हम यस मैम। लेसन 10, चलिए लेसन 10 में पहला क्वेश्चन कौन सा है, बोलिए। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है? चलिए बताइए, नियति आप ही उत्तर दीजिए, जो प्रश्न पड़ेगा वही उत्तर देगा। चलिए मैं बोलूं क्या? हाँ बोलो, मैं तो सुन रही हूँ। कहानी में उन बच्चों के लिए कहा गया है जो कुछ भी काम नहीं करते, आलसी और कामचोर हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि किसी
काम को हाथ लगाना तो दूर खुद उठाकर पानी भी नहीं पीते थे। वे नौकरों के भरोसे रहते थे। कोई काम करना तो दूर बस खा खाकर मोटे हो जा रहे थे। हाँ ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न कौन सा है? बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? हाँ तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके चलिए नेक्स्ट। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? ये भी हम कर चुके हैं डिस्कस। ओके नेक्स्ट। मैम मैं बोलूँ अगला? कामचोर कहानी का क्या संदेश देती है? कामचोर हाँ। कहानी क्या संदेश देती है? चलिए इसका आंसर बताइए निखिल। कामचोर, ये शायद हो गया था, हुआ था क्या? मैम आपने कर लिया था ये। कहानी पढ़ाते डिस्कस करवा लिया मैम था। संदेश नहीं, उद्देश्य पूछा था आपने। अच्छा उद्देश्य पूछा था, संदेश क्या है? चलिए बताइए अखिल। कामचोर कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपना सारा काम स्वयं करना चाहिए। क्योंकि अगर ना हम खुद की दृष्टि देखें तो जो लोग नौकरों पर निर्भर रहते हैं और अगर वह कहीं बाहर जाते हैं तो वह अपना काम खुद नहीं कर पाते। इसलिए हमें इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमें खुद पर निर्भर रहना चाहिए, ना कि नौकरों पर। चलिए एक पॉइंट आ गया कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब इसके मैम मैं हाँ बोलो राज। मैम राज ने बोला है, पहले राज को बोलने दो आंसर। हाँ बोलो राज। उम्र और रुचि को ध्यान रखते हुए हमें बचपन से ही काम करना सीखना चाहिए ताकि बड़े होके हमारी काम में रुचि और उत्पन्न हो। हाँ एकदम सही पॉइंट, ये हमने बताया था उस समय। हमें रुचि और क्षमता ना, रुचि और क्षमता के अनुसार हमें काम करना बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। माने बच्चों के अंदर काम करने की रुचि और उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम सिखाना चाहिए, जिससे आगे चलकर उन्हें काम के प्रति रुचि रहे। एक दूसरा पॉइंट हो गया। चलिए तीसरा पॉइंट। सारे बच्चों ने लीव कर दिया, सिर्फ 9 बच्चे रह गए। नहीं सॉरी 18 बच्चे। जो बच्चे लीव कर रहे हैं ना, मैं उसमें बाद में एक बार करके मैं वो कर दूंगी, ध्यान रखना। अटेंडेंस लगा के जो भागते हैं। मैम मैं बोलूं फिर आंसर? मैम मैं बोलूं? हाँ इसका, हाँ तीसरा पॉइंट सरबा की बोलो। तीसरा पॉइंट सरबा की बोलो। यस मैम। कामचोर कहानी हमें यह संदेश देती है कि बच्चों को पूरी तरह नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि बच्चों को बचपन से ही छोटे छोटे काम करने को प्रेरित करना चाहिए। देखो ये दोनों पॉइंट हो चुके हैं। बच्चों को नौकरों के अलावा उन्हें स्वयं आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। रुचि और क्षमता के अनुसार हमें काम करना है, उनसे काम की शुरुआत करवानी चाहिए जिससे काम हो जाए, उनके अंदर रुचि पैदा। हाँ थर्ड पार्ट बोलिए तो। हाँ बोलिए सरबती। बच्चों को अगर हम बचपन से ही छोटे छोटे काम नहीं करवाएंगे तो बड़े होकर आलसी बनेंगे और माँ बाप पे बोझ भी बनेंगे। हाँ वह सिर्फ माँ बाप पर ही नहीं, समाज और देश में के ऊपर भी बोझ बन जाते हैं। तो केवल माँ बाप पर ही नहीं होते, ऐसे बच्चे जो बचपन में जिनसे काम नहीं कराया जाता या काम के प्रति उनकी रुचि पैदा नहीं की जाती, वो समाज और देश के लिए भी बोझ बन जाते हैं। हम बचपन से ही काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रेरित करना चाहिए। हाँ और कौन बोलना चाहेगा? मैम मैं बोलूं एक? हाँ बोलो बोलो निनांशा। परिवार के बड़ों को भी खुद काम करके बच्चों को उदाहरण देना चाहिए। वेरी गुड, ये भी एक पॉइंट है कि परिवार के बड़े सदस्य भी, बड़े लोग भी, उनको काम करके उन्हें एक उदाहरण बनना चाहिए। जब घर के परिवार के बड़े लोग काम नहीं करेंगे, काम सारा नौकर करेंगे, तो वो बच्चों से कैसे कह सकते हैं कि आप काम करिए? तो ये उनको रोल मॉडल बनना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट, और कोई बताएगा इसका? चलिए खूब सारे उदाहरण हो गए हैं। अगला अगला क्वेश्चन। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? मैम उत्तर बताऊं? हाँ बताओ चलित। बच्चों द्वारा एक बार फिर से बोलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, चाहिए फिर से बोलो। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? ओके
क्या बच्चों ने सही निर्णय लिया? मैम मैं बताऊं? हाँ बोलिए चाहिए। बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वे कभी भी कोई काम करना सीख ही नहीं पाएंगे। बच्चों को काम तो करना चाहिए, पर समझदारी व सूझबूझ के साथ बड़ों को उनको काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन भी देना चाहिए। हाँ, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि मार्गदर्शन होना चाहिए, उनको सिखाना भी चाहिए, और जब वो काम कर रहे हो तो किसी की दिशा निर्देशन होना चाहिए। मार्गदर्शन नहीं हुआ, दिशा निर्देशन नहीं हुआ तो काम बिगाड़ देंगे बच्चे, क्योंकि पहले तो काम सिखाया नहीं, और फिर जब वो करेंगे तो निश्चितता है कोई मार्गदर्शन नहीं है, उनको जैसे चाहे वैसे ही वो काम करेंगे। तो ये गलत निर्णय था उनका। और क्योंकि बच्चों को काम कराते रहना चाहिए, और बच्चों को काम कराने से ये भी रहता है कि बच्चे काम सीख भी जाते हैं, और उनके साथ में सिखाने के बाद भी जब वो काम कर रहे हैं तो उनको मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। चलिए, और कोई क्वेश्चन है इसमें अभी? मैम कहानी से आगे है फिर। कहानी से आगे क्या क्वेश्चन है? अभी तो टाइम है। अभी घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? हाँ, ये तो हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं ना, कि कार्य क्षमता के अनुसार, यदि परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोग अपनी अपनी क्षमता से यदि अपना अपना कार्य करते रहे तो निश्चित है क्या होगा कि कार्य अपना बोझ भी नहीं बनेगा किसी के ऊपर, और सब मिल बांट कर रहेंगे, और एक साथ वैचारिक मतभेद भी इसमें नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगला। मैं बताऊं? हाँ बोलो नियति। भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। मैं बताऊं? हाँ अंकुश, नियति अंकुश को एक बार दे देते हैं हम चांस। हाँ अंकुश बोलिए। भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलजुल कर कार्य करें, वह दुखद तब बन सकता है जब स्वार्थ भावना से काम करें। मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे का सुख दुख समझें, एक दूसरे की परेशानी समझें, क्षमता के अनुसार कार्य करें, सभी लोग काम में अपनी हिस्सेदारी बटाएं, तो ये सब तरीका होता है सुखद होने का। और वहीं पर यदि वैमनस्यता हो मन में तब दुखद बन जाता है। चलिए अगला कौन सा है? बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। हाँ, तो ये तो इन्हीं में से आ जाएगा कि कैसे वो सहयोगी हो सकते हैं और कैसे भार बन सकते हैं, तो इसको तो आराम से लिख पाएंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट। कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवार में क्या क्या अंतर होते हैं? इसको हम जानेंगे। क्या लाभ होते हैं? अभी नहीं, अब तो टाइम हो गया, आपका नेक्स्ट क्लास में होगा, 3 मिनट्स हो गए हैं, आपको तैयारी करनी होगी। चलिए, तो ये ध्यान में रखिए। अब देखिए, अब डिसाइड हो गया कि कल हम 11 बजे मीटिंग रखेंगे। ओके, तो आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज आपको सब्जेक्ट एनरिचमेंट में जाएगी और यही आपकी डिबेट एक्टिविटी में सिलेक्ट के लिए भी है। डिबेट एक्टिविटी सिलेक्ट होने के लिए भी यही है और सब्जेक्ट एनरिचमेंट के लिए भी यही है। जो सबसे बेस्ट होगा क्या? हाँ, रोल नंबर वाइज होगा, रोल नंबर वाइज होगा। मैं यहाँ से अपना लिस्ट निकाल लूंगी, जो बच्चा पहले मतलब बाद में ज्वाइन करेगा उसका नंबर निकल जाएगा तो उसे बाद में चांस देंगे, और जो पहले आ जाएगा, और हम शुरू कर देंगे 11 o'clock हम शुरू कर देंगे, तो सब्जेक्ट एनरिचमेंट भी शुरू हो जाएगा और प्लस डिबेट एक्टिविटी की सिलेक्शन भी हो जाएगा यहीं से। ठीक है, ओके मैम। चलिए, साई राम। साई राम मैम। थैंक यू मैम। ओके ओके ओके, साई राम।